हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार प्रसाद, क्लास 10 का हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर मैं आपके पास लेकर आया हूं। और आज हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उससे हम आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीरज, इसको सब्सक्राइब करें। और इसमें पिछला वीडियो भी हमारा दिया हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का फर्स्ट पार्ट, पहला भाग मेरे पहला वीडियो में दिया हुआ है इस चैप्टर से संबंधित। और उसी के आगे का चैप्टर हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा आगे का विषय जो है, पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय को पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जर्मनी। जो कि यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है, आज वर्तमान में भी एक विकसित देश के रूप में उसे माना जाता है। तो जर्मनी की जब हम बात करते हैं तो जर्मनी आज से 150 साल 200 साल पहले इसी स्थिति में नहीं था। वहाँ पे राजतंत्र था और कई छोटे छोटे टुकड़ों में जर्मनी जो आज वर्तमान स्वरूप में है वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था, कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। उन सभी क्षेत्रों में सबसे प्रमुख और बड़ा क्षेत्र प्रसा था और उन सभी क्षेत्रों को मिला करके जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया गया। 1848 में जर्मनी को एकीकरण का प्रथम प्रयास किया गया प्रसा के जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। बाद में वहाँ के मंत्री जिसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका नाम है बिस्मार्क। तो बिस्मार्क के द्वारा वहाँ के जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, प्रसा जैसा बड़ा राज्य था, सबको मिलाकर जीतकर उसके लिए 3 अलग अलग फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इन सभी देशों के साथ युद्ध करना पड़ा। और 1871 में जब सभी क्षेत्रों को जीत लिया गया, जीतने के बाद जर्मनी राष्ट्र की घोषणा की गई और 18 जनवरी 1871 को विलियम को सम्राट के रूप में घोषित किया गया और उसी समय जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में घोषणा किया गया। घोषणा के तुरंत बाद सम्राट विलियम के द्वारा वहाँ के मुद्रा, बैंकिंग व्यवस्था, कानून और न्याय व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया। इस प्रकार आज हम जो वर्तमान में जर्मनी देख रहे हैं वो 1871 के बिस्मार्क के प्रयासों के कारण संभव हो सका। और बिस्मार्क ने जो महत्वपूर्ण नीति अपनाया था, हम कह सकते हैं कि वो कठोर तलवार वाली नीति था, यानी कि अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत करके अपने जर्मनी को एकत्रित करने का प्रथम प्रयास किया गया और उस प्रयास में वो सफल हुए। और आज का जो स्वरूप है, आज जो जर्मनी है, वो हमें इस स्वरूप में दिखाई दे रहा है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है इटली। इटली का एकीकरण। इटली भी उस समय अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित था। इटली लगभग 7 अलग अलग राज्य और वंशों में विभाजित था। सार्डिनिया उसका सबसे बड़ा प्रांत था और लगातार सभी राज्य जो है इटली के एकीकरण में बाधा थे। पहला प्रयास इटली के एकीकरण में जोसेफ मैत्सेनी के द्वारा किया गया, जो 1830 में यंग इटली नामक गुप्त संस्था का स्थापना किए थे और उसके माध्यम से इटली के एकीकरण के लिए उनका अलग अलग प्रयास किया गया, जो 1848 तक लगातार चलता रहा। लेकिन इस प्रयास में बहुत अच्छी सफलता उसे नहीं मिली। लेकिन उसके बाद जो विक्टर इमैनुअल के सार्डिनिया के जो मंत्री थे, काउंट काबूर के द्वारा फिर से प्रयास किया गया और कूटनीतिक चालों के द्वारा वो फ्रांस के साथ समझौता किया। ऑस्ट्रिया जैसे क्षेत्र से समझौता करने के बाद वो पहला सफल प्रयास इटली के एकीकरण में हुआ। और उस एकीकरण में जहाँ बगल के राज्यों के साथ, देश के साथ जब युद्ध की स्थिति आई तो गैरिबाल्डी ने सेनापति का रूप में सेना का संचालन
संचालक के रूप में कार्य किए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में जोसेफ मेस्सीनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का संयुक्त रूप से योगदान रहा। अलग अलग समय में उनके द्वारा प्रयास किए गए और 1861 में विक्टर एमेनुअल को इटली का सम्राट घोषित किया गया और इटली के एकीकरण का कार्य संपन्न हुआ। तो इस प्रकार इटली आज जो वर्तमान स्वरूप में दिखाई देता है, इटली जिसमें कि सार्डिनिया, सिसिली और आसपास के बहुत से जो क्षेत्र थे सबको मिला करके आज वर्तमान के इटली के रूप में हम उसे कह सकते हैं। हम अब तीसरा पॉइंट है जिस पर हम बात करेंगे वो है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ब्रिटेन में इटली और जर्मनी जैसी स्थिति नहीं थी। ब्रिटेन राजतंत्र जो था और वहाँ पे एथनिक ग्रुप जो निरीजातीय मतलब जात, वहाँ के प्रमुख जाति और नस्ल के जो लोग थे, अपने अपने अलग अलग नस्ल के लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, उनके बीच की स्थिति संघर्ष की स्थिति थी। राजतंत्र को समाप्त करके 1688 में संसद के द्वारा पूरे इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटेन के बागडोर को संभाला गया और धीरे धीरे वहाँ पे जिसमें आंग्ल समुदाय का वर्चस्व था उनके द्वारा अलग अलग प्रयास किए गए और 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन, एक एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा ग्रेट ब्रिटेन को एक देश के रूप में घोषित किया गया। हालांकि उसके बाद भी आयरलैंड को जीतने के बाद 1801 में ग्रेट ब्रिटेन पूर्ण राष्ट्र के रूप में आज जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है पूर्ण राष्ट्र के रूप में बन पाया। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वहाँ पे राजतंत्र की जो अधिकार थे या राजतंत्र के जो कार्य करने के जो तरीके थे वो तरीक़ों को बदल करके संसद के द्वारा कार्य किया जाने लगा और ब्रिटेन में जो जातीय और नस्लीय जो अंतर था अलग अलग क्षेत्र के लोगों का, उसमें आंग्ल समुदाय प्रमुख रूप से वर्चस्व स्थापित करके सभी क्षेत्रों को मिलाकर 1801 में ग्रेट ब्रिटेन जो वर्तमान में एक राष्ट्र के रूप में इंग्लैंड, जिसे हम लोग आज इंग्लैंड भी कहते हैं, उस रूप में ये हम सभी के सामने आज दिखता है। अब ये जर्मनी, इटली, ब्रिटेन के एकीकरण ने जहाँ यूरोप जैसे देश में फ्रांस के क्रांति के बाद लगातार एकीकरण और राष्ट्र निर्माण की भावना से कार्य किया और एक देश और समृद्ध देश के रूप में अपने आप को स्थापित किया, लेकिन यही देश जिसमें ब्रिटेन सबसे प्रमुख था, बाद के समय में स्पेन, पुर्तगाल, वहाँ के और भी जो देश थे, नीदरलैंड, ये सभी देश व्यापार करने के नाम पर दुनिया के दूसरे देशों तक जाने लगे, क्योंकि ये सभी देश में राष्ट्रीयकरण होने के, राष्ट्रवाद फैलने के बाद, सही तरीके शासन प्रशासन चलने के बाद उद्योगों का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, तो परिणाम स्वरूप इनके पास अत्यधिक धन और अत्यधिक उपज उत्पादन आने लगे और इसको बेचने के लिए इनको दूसरे देशों में जाने की आवश्यकता हुई। उसी दौरान दूसरे देश में मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया के बहुत से ऐसे देश हैं जिसमें भारत भी हमारा शामिल है, और अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं, उन सभी क्षेत्रों में, उन देशों तक ये व्यापार करने के लिए पहुँचे और धीरे धीरे व्यापार करने के बहाने, व्यापार करने के जो उनके तरीके थे वो बदलते गए और वहाँ के राज्यों पे, वहाँ के शासन पर अपना दबदबा बनाने लगे। और नतीजा ये हुआ कि इस दबदबा के कारण वो क्षेत्र धीरे धीरे उनका उपनिवेश बन गया, अर्थात ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। तो हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद, प्रजातंत्र की स्थापना के बाद से शुरू हुआ, धीरे धीरे 1848 या उसके बाद के जो समय आते गए
उस वहाँ तक आते आते ये देश साम्राज्यवादी देश के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर दिया। यानी कि दूसरे देशों पर वर्चस्व स्थापित करना, दूसरे देशों को अपने कब्जे में ले लेना, ये साम्राज्यवादी देशों का एक सबसे प्रमुख लक्षण था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद जहाँ राजतंत्र को प्रजातंत्र में परिवर्तित करने का एक उद्देश्य था, देश में विकास का उद्देश्य था, राजतंत्र की कमियों को दूर करने का उद्देश्य था, वो धीरे धीरे बाद में साम्राज्यवाद में परिवर्तित हुआ। और इस साम्राज्यवाद के वजह से ही ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड जो है हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ इस अंग्रेज़ों के गुलामी से। उसी तरह से भारत के जैसे ही बहुत से एशिया के देश, अफ्रीका के बहुत से देश, अमेरिका के, ब्राज़ील और बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर साम्राज्यवादी देशों के द्वारा वर्चस्व स्थापित किया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि इसी साम्राज्यवाद की वजह से पूरे दुनिया के जो प्रमुख जो देश थे वो आपस में युद्ध भी किए और नतीजा प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो गया। जहाँ राष्ट्रवाद अपने देश के वैभव को बढ़ाने, अपने देश को विकसित करने और उसको एकीकरण करने का एक उद्देश्य था, तो वहीं साम्राज्यवाद दुनिया में अपने देश का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दूसरे देशों को गुलाम बनाना, दूसरे देशों को उपनिवेश बनाना, व्यापार के माध्यम से उनके संप्रभुता को ख़त्म करना उद्देश्य बन गया। तो आज हमारा ये चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें हमने 2 वीडियो के माध्यम से ये पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास किया। इस चैप्टर के प्रथम भाग में फ्रांस की क्रांति और प्रजातंत्र और उसके सुधार के संबंध में था। वहीं दूसरा जो वीडियो है वो जर्मनी, इटली, ब्रिटेन के एकीकरण और साम्राज्यवाद के बारे में हमने बताया। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी देशों के जो एकीकरण के प्रक्रिया के तहत प्रमुख राजा या मंत्री या जिसने इस एकीकरण को आगे बढ़ाया, उनके नामों को याद रखना आपके लिए आवश्यक है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान है, उसी तरह इटली के एकीकरण का वर्णन करें। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद किस प्रकार फैला, ऐसे हमारे बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर को अगले वीडियो हम लेकर के आएंगे। आप सबों का धन्यवाद। हमारे इस वीडियो और हमारे ये YouTube चैनल ई ज्ञान को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद आप सब।